अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं IS2 इन्वेंट्रीज। देखें, इन्वेंट्री जो है जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, इट्स एन एसेट। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है ना? मुझे बस मैसेज करके प्लीज़ कंफर्म कर दें। चलें, दैट्स ग्रेट। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वेंट्री जो है जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, इट्स एन एसेट। ये वो एसेट है जो एक्चुअली आपने खरीदो फरोख्त की नीयत से एक्चुअली परचेज किया हो फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस। अच्छा, इधर एक बड़ी जो है एक टेक्निकल चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप वन ऑफ बेसिस पर कोई एसेट को खरीदते हो इस नीयत से कि आप उसे बेचोगे तो वो इन्वेंट्री नहीं है। अगर तो फॉर एग्जांपल मेरा काम है लेट्स से चेयर्स की खरीदो फरोख्त का, अब मैं कोई गाड़ी खरीदता हूँ इस नीयत से कि भाई गाड़ियों की वैल्यू बढ़ रही है तो मैं इसे बेच दूंगा, तो जो है क्या कहते हैं खरीद के बेच दूंगा, तो ये इन्वेंट्री नहीं कहलाएगा। ये आपका IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में डील होगा। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि भाई इन्वेंट्री जो है एनी एसेट विच इज बीइंग परचेज विद एन इंटेंशन टू रीसेल इज कॉल्ड इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री के हवाले से जो है एक मजे की बात यह है कि ये हमेशा करंट एसेट में कैटेगराइज होगा, ये कभी भी नॉन करंट एसेट में नहीं जाएगा। इवन अगर तो आपका स्लो मूविंग आइटम है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा आइटम है जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल बाद बिकता है, मगर चूंकि वो आपकी इन्वेंट्री है तो इट शेल स्टिल बी कैटेगराइज्ड एज इन्वेंट्री एंड करंट एसेट। आप इन्वेंट्री को कभी भी नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई नहीं कर सकते। आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज क्लियर है। अब देखें, इन्वेंट्रीज की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इन्वेंट्री जाहिर सी बात है कि या तो रेडी टू बी सेलेबल कंडीशन में हो जिसको आप बोलते हैं फिनिश गुड्स, सही है, वो भी इन्वेंट्री है। बाजुकात इसकी फॉर्म होती है कि वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल आप जो है मैन्युफैक्चर करके जो है कोई आइटम को बेचते हो, तो अगर तो कोई रॉ मटेरियल है उसका तो वो भी इन्वेंट्री कहलाएगा। ये बाजुकात होता है कि आप इन्वेंट्री को जो है फॉर एग्जांपल, आप जाहिर सी बात है कि जब आप इन्वेंट्री पर काम मैन्युफैक्चर करते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ईयर एंड पे कुछ आइटम बना हुआ हो, कुछ आइटम कंप्लीट हो गया हो, कुछ आइटम कंप्लीट ना हुआ हो, तो वो कहलाता है वर्क इन प्रोसेस। इट्स अगेन इन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री तीन फॉर्म्स में हो सकती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। तीनों की तीनों इन्वेंट्रीज ही कहलाएंगी आपकी। तो ये हमने बात कर ली इन्वेंट्री की डेफिनेशन के हवाले से कि इन्वेंट्री होती क्या है, इन्वेंट्री की फॉर्म्स कितनी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इन्वेंट्री को डे वन पे जब आप रिकॉग्नाइज करोगे, मेजर करोगे, तो किस वैल्यू पर मेजर करोगे। तो सेम रूल, ऑलमोस्ट सिमिलर रूल एज दैट ऑफ पीपी जो हमने पीपी में पढ़ा था। इन्वेंट्री को डे वन पे आप पॉइंट ऑफ परचेज से लेके सेलेबल कंडीशन में लाने तक जितनी भी कॉस्ट या इनकम इनकर होगी उसे आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बना देंगे। यानी जब आप एसेट को खरीद रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई जितनी भी कॉस्ट या इनकम है, जब आप खरीद रहे हो तो आप कौन सी कॉस्ट या इनकम को इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। तो पॉइंट ऑफ परचेज से लेकर सेलेबल कंडीशन में लाने तक जो भी कॉस्ट या इनकम इनकर होगी उससे आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बना देंगे, सिवाय तीन चीजों के, रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस और नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। आप इन तीनों को इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। उसके अलावा सेलेबल कंडीशन में लाने तक जो भी कॉस्ट या इनकम इनकर होगी उसे आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स टैक्स है, चूंकि वो रिफंडेबल होता है तो आप उसे इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से लेट से कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, सही है, एबनॉर्मल लॉस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि रास्ते में जो है कोई लेट से थंडर स्टॉर्म आ गया, उसकी वजह से जो है कोई नुकसान हो रहा है, तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस, आप उसे इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। के बाद नॉन इंसिडेंटल चार्जेस होती हैं जिसके इन्वेंट्री की खरीदो फरोख्त से जो है कोई ताल्लुक नहीं होता, आप उसे भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर है। हम लोगों ने तीन बातें अभी तक की हैं। नंबर वन, इन्वेंट्री है क्या, कौन से एसेट को आप इन्वेंट्री कहोगे। नंबर दो, फॉर्म्स ऑफ इन्वेंट्री के रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री कहलाती हैं। और नंबर तीन,
आप डे वन पे इन्वेंट्री को किस वैल्यू पर मेजर करोगे। तो इस पर हमने बात कर ली कि पॉइंट ऑफ परचेज से लेके सेलेबल कंडीशन में लाने तक जो भी कॉस्ट या इनकम इनकर होगी उसे हम इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, सिवाय तीन चीजों के, रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस, नॉन इंसिडेंटल चार्जेस के। अब हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी साजिद भाई। सर वो मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आप काइंडली दो 2 मिनट का रिव्यू कर सकते हैं सर, मैं प्लीज। मैं मैं रिकैप कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए साजिद भाई, मैंने पहले बात की, अभी तक हमने जो है तीन बातों के ऊपर जो है वो डेलिब्रेशन की है। पहली बात ये थी कि IS2 कौन से एसेट्स पर अप्लाई होता है, तो हमने बात की IS2 इन्वेंट्रीज पर अप्लाई होता है। अब इन्वेंट्री है क्या, कौन सा एसेट है, तो इन्वेंट्री वो एसेट है जो आपने इस नीयत से खरीदा हो कि आप उसकी खरीदो फरोख्त करोगे, उसकी ट्रेडिंग करोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा चेयर्स का कारोबार है तो चेयर इज एन इन्वेंट्री फॉर मी। अगर मेरा लेट से मैं बिल्डिंग्स को जो है, जो आपके अपार्टमेंट्स हैं उनकी खरीदो फरोख्त करता हूँ, इट्स एन इन्वेंट्री फॉर मी। तो आपका जो भी कारोबार है जिस चीज का भी, वो आपके लिए इन्वेंट्री हो जाएगी। सर्विस बिजनेस में ऑब्वियसली आपकी इन्वेंट्री नहीं होती। फिर हमने बात की कि बाज़-औक़ात आप मैन्युफैक्चर करते हो तो इन्वेंट्री डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, कुछ रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती है, कुछ फिनिश गुड की फॉर्म में होती है, कुछ वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में होती है। तो क्या वो भी इन्वेंट्री कहलाएगी? जी बिल्कुल, वो भी इन्वेंट्री कहलाएगी। फिर हमने बात की कि डे वन पे आप जब इन्वेंट्री को खरीद रहे हो तो किस वैल्यू पर मेजर करोगे आप इन्वेंट्री को। तो हमने बात की कि जितनी भी कॉस्ट या इनकम पॉइंट ऑफ परचेज से लेके सेलेबल कंडीशन में लाने तक इनकर हो रही है, आप उसे इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, सिवाय तीन चीजों के। रिफंडेबल टैक्सेस, जाहिर सी बात है, जो चीज रिफंड होनी है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन सकती। एबनॉर्मल चार्जेस, ऑब्वियसली जो एबनॉर्मल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, स्टैंडर्ड बोलता है कि उसे इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना, उसे एक्सपेंस आउट कर दो। नॉन इंसिडेंटल चार्जेस, ऑब्वियसली जो जिसका इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो इनकर होने ही होने इररिस्पेक्टिव ऑफ आप इन्वेंट्री खरीदो या नहीं खरीदो। फॉर एग्जांपल HR रिलेटेड कॉस्ट। अब HR related cost, it's non-incidental to inventory purchase because irrespective of whether you purchase inventory or not, they have to be incurred. तो हमने यहाँ तक बात की थी। साजिद भाई, आपको क्लियर है? जी हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग एरिया। आपको याद होगा IS8 में मैंने आपको एक चीज जो है बोली भी थी, जब मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है, और क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो आपका प्रॉफिट भी कम होता है। हम लोगों ने ये बात की थी, तो वहाँ दो तीन पार्टिसिपेंट्स ने मुझसे पूछा भी था कि हसन ये कैसे है। तो ये ऑब्वियसली मैं आज इन्वेंट्री के एरिया में आप लोगों को इस चीज के ऊपर डेलिब्रेशन भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखें, एक दफा इन्वेंट्री आपकी बुक्स में आ गई, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, तो आप लोगों को बेहतर अंदाज में और क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? सही है, मैंने एक्सेल शीट शेयर की है। सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेंट्री जब आपने खरीद ली तो सब्सिक्वेंटली हर ईयर एंड पर, हर रिपोर्टिंग डेट पर आप उसे किस वैल्यू पर मेजर करोगे। तो इधर मैंने दो बातें लिखी हैं। इन्वेंट्री शेल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV
इन्वेंट्री जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर मेजर होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि एनआरवी क्या होती है। एनआरवी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एनआरवी क्या होती है? एनआरवी को आप बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको किसी भी चीज की एनआरवी निकालनी है तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जो भी कोई भी आइटम है आप उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकाल लें, उसमें से लेस कर दें एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। जो भी आपको इसको रियलाइज करने के लिए, सेलिंग प्राइस को रियलाइज करने के लिए कॉस्ट इनकर होगी, वो आप लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगी एनआरवी। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है, मैं चेयर्स का कारोबार करता हूं, मुझे ऐसा लगता है 100 रुपए में चेयर बिकेगी, मगर ये 100 रुपए में बेचने के लिए मुझे जो है हो सकता है सेलिंग कॉस्ट या जो है इस चेयर को मुझे थोड़ा सा और जो है वो पॉलिशिंग वगैरह करनी पड़े बेचने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है 3 रुपए की कॉस्ट इनकर होगी। तो मेरी इस एसेट से रिलेटेड एनआरवी है 97। ठीक है ना? तो 97 जो है मुझे, यानी इसको आम फहम जबान में अगर मैं बात करूं, एनआरवी क्या होती है? किसी भी चीज को बेच के नेट आपकी जेब में जितना जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एनआरवी। किसी भी आइटम को बेच के आपकी जेब में नेट जितना जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एनआरवी। इधर आपके दिमाग में शायद एक सवाल आया कि हसन, फेयर वैल्यू और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, फेयर वैल्यू और एनआरवी सेम होती है? नहीं, सेम नहीं होती। तो हसन, फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस सेम होती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आइडियली एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट बाज़ औक़ात आपका जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कंपनी से कि भाई हम आपको इतने में माल बेचेंगे। अब हो सकता है फेयर वैल्यू मार्केट में कुछ और चल रही है, तो अगर तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड प्राइस है तो फिर तो आप बोलेंगे कि फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस जो एनआरवी का पहला कंपोनेंट है वो सेम नहीं है। और अगर तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड सेलिंग प्राइस नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो सेम हो सकती है। तो फेयर वैल्यू और एनआरवी में क्या फर्क है? फेयर वैल्यू जो मार्केट में चल रही है, एनआरवी जो किसी भी एसेट को बेच के नेट आपकी जेब में जितना जा रहा हो, दिस इज कॉल्ड एनआरवी। आई होप आपको क्लियर है एनआरवी के हवाले से। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब दें, जब भी मैं कोई भी आइटम खरीदता हूं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, एनआरवी ज्यादा होती है? जब भी कोई भी आइटम मैं खरीदूंगा, इन्वेंट्री अगर मैं खरीदने के लिए जाता हूं बिजनेस पर्पजेस के लिए, तो उसकी एनआरवी ज्यादा होगी या कॉस्ट ज्यादा होगी? सर कुछ भी हो कॉस्ट ज्यादा सकता है, होगी। दोनों हो सकती हैं सर। कॉस्ट ज्यादा सर होगी। एनआरवी। ओके। अच्छा, आप जरा सोचें, नॉर्मली सोचें कि आप किसी चीज का बिजनेस करेंगे ही क्यों जिसकी एनआरवी कम है। यानी जब आप खरीदने के लिए जा रहे हैं एक चीज 100 रुपए की और आपको पता चलता है कि यार वो बिकेगी 90 में, तो आप क्या कभी खरीदेंगे, उसका बिजनेस करेंगे? कभी भी नहीं नहीं। करेंगे। इसका मतलब है इन नॉर्मल सिनेरियो आप जिस आइटम का बिजनेस कर रहे होते हैं उसकी एनआरवी हमेशा ज्यादा होती है, तभी आप उसका बिजनेस कर रहे हैं। अगर तो एक चीज आप खरीद रहे हैं 100 रुपए की और आपको पता है उसकी एनआरवी 100 रुपए से कम है, तो वाई यू वुड बी बोदर्ड to do the business for that specific item? तो नॉर्मल सिनेरियो में जो इन्वेंट्री होती है उसकी कॉस्ट हमेशा कम होती है, एनआरवी ज्यादा होती है, तभी जो है आप उस चीज का बिजनेस कर रहे होते हैं। आर बी क्लियर? यस सर। अच्छा, बट समटाइम्स मैं इधर लिख देता हूं नॉर्मल सिनेरियो एनआरवी इन्वेंट्री। अच्छा ऐसा नहीं है, कभी कम भी हो सकती है। यस, एबनॉर्मल केसेस में इट माइट बी अ फ्लिप साइड। अच्छा, वो
कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं, आप जरा एग्जांपल दें। कब एनआरवी कम हो सकती है, कॉस्ट तो उतनी ही रहती है एक्चुअली, एनआरवी कम ज्यादा हो जाती है। बताएं कौन सा सिनेरियो ऐसा होगा जिसके अंदर एनआरवी कम हो जाएगी। सर कोई डैमेज आ सर जाए ये या कॉस्ट डैमेज ऑफ गुड। रियलाइज सर ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अगर बढ़ जाए काफी ज्यादा तो। हाँ बिल्कुल, वजूहात क्या हो सकती हैं, जैसे डैमेज गुड्स हो जाए, आपको पता है ना डिफेक्टेड पीसेस जो होते हैं, जो सस्ते में जी मिल रहे जी। होते हैं, वो एक्चुअली ये दिस इज वन ऑफ द रीजन। और क्या हो सकता है। सर एडवांस कोई पेमेंट, एडवांस कोई डील की हुई हो। सीजनल गुड्स, गर्मी में जो सर्दी में गर्मी की चीजें सस्ती हो जाती हैं और गर्मी में सर्दी की चीजें। ठीक है, ये बाजू का ठीक है। टेक्नोलॉजिकली कोई चीज ऑब्सोलीट हो जाती है। आप बेहतर समझते हैं, पेंटियम 2 जब आया था तो 50-60 हजार का होता था। या हर आए दिन जो है आपको पता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को जो है वो क्या कहते हैं टेक ओवर कर रही है, और पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाती है। मोबाइल्स आर द बेस्ट एग्जांपल, मोबाइल फोन्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आपकी एनआरवी आपकी कॉस्ट से कम हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने एक आइटम जो है वो खरीदा है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपया, और एनआरवी है उसकी 120 रुपया। अब सवाल ये पैदा होता है मैं इसको कितने पर वैल्यू करूंगा आज। ये मेरी एक इन्वेंट्री है, ये मेरी एक इन्वेंट्री है जिसको मैंने खरीदा है 100 रुपए में, और एनआरवी 120 में। बताए मैं कितने पर वैल्यू करूंगा इसे। 100 रुपए पे। 100 रुपए पे। जबरदस्त, लोअर ऑफ कॉस्ट इन एनआरवी। दोनों में से जो भी लोअर आइटम होगा, लोअर वैल्यू होगी, आप उस पर वैल्यू करेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये था केस 1। अब सवाल ये पैदा होता है केस 2, लेट से कॉस्ट है 100 रुपया, एनआरवी हो जाती है 90 रुपया। बताएं कितने पर वैल्यू करूंगा। 90 रुपए। 90 रुपए पर। इसका मतलब है 10 रुपए का लॉस बुक करूंगा, ऐसा ही है। जी। 10 रुपए का एंट्री क्या पास होगी, एनआरवी लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से, 10 से। 10। आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है। यस सर। अच्छा, आपने एक बात नोट की होगी, आपने एक बात नोट की होगी कि अगर तो आपको एनआरवी के पार्ट में गेन हो रहा होता है, केस 1 आपको 20 रुपए का गेन हो रहा है, ऑल्दो अनरियलाइज गेन है, मैं वो बुक नहीं करवा रहा। मगर अगर आपको केस 2 में जैसा कि लॉस हो रहा है तो मैं लॉस बुक करवा रहा हूं, ऐसा क्यों, उसकी वजह क्या है। सर लॉस जिस पीरियड का है उसी में बुक किया जाता है। नो। सर वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है ना कौन सा। उसी बिल्कुल का ऐसा है। है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स के इफ यू आर एंटिसिपेटिंग एनी लॉस, बुक दैट लॉस नाउ। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गेन होने वाला है तो गेन को उस वक्त तक बुक ना करो जब तक कि वो रियलाइज ना हो। तो इस वजह से लॉस अभी हुआ नहीं है, आई एम एंटिसिपेटिंग दिस 10 रुपए का लॉस, बट मैं उसको आज ही बुक कर रहा हूं। मगर अगर इफ आई एम एंटिसिपेटिंग द गेन, तो गेन को मैं उस वक्त तक बुक नहीं करूंगा जब तक कि वो रियलाइज ना हो। आई होप आपको क्लियर है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप लोग पूछ सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। सर एक चीज पूछनी थी। सर वालेकुम सलाम जी।
सर ये जो सेकंड केस आपने डिस्कस किया, इसमें हम लॉस बुक कर रहे हैं। अगर मतलब इसमें सपोज ऐसे होता है कि ये अभी हमने लॉस बुक किया और नेक्स्ट इंटरवल जो भी है इसका, उसमें जाकर के इन्वेंट्री में गेन हो जाता है, तो अब क्या हम इसको कॉस्ट पे लेकर आ सकते हैं वापस, या हम बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है, ये मेरा नेक्स्ट ही यही बात मैंने नेक्स्ट उसमें समझानी थी। तो आपने, आपका बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है। आप सिर्फ 2 मिनट दें, मैं इस पर आ रहा हूँ। इनका सवाल ये है कि सर आज आपने लॉस बुक कर लिया, कल ड्यू टू एनी रीजन जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो क्या आप लॉस को रिवर्स करेंगे या नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे पूछना ये था, जैसे हमारे केस में हम लोग इन्वेंटरीज रखते हैं ऑफिस सप्लाईज में, हम लोग तो कुछ बेचते नहीं है, सही है? तो इसमें ऑफिस सप्लाईज या इन्वेंट्री में तो नहीं आएगा इन्वेंट्री के नो इसमें, वो नो, किधर आएगा? वो आपका ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट्स में ही आएगा। करंट एसेट में आएगा, उस पर कौन सा आईएस अप्लाई होगा? उसमें कोई भी एक जनरल IAS 1 आपका अप्लाई होता है। ठीक है बस। आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। अच्छा जी, अब एक हम लोग सिनेरियो कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, मेरे पास 2 आइटम्स हैं। सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा। केस वेयर देयर आर मल्टीपल इन्वेंटरीज। अब जरा ये केस मैं आपके सामने रख रहा हूं। से मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, A और B। कॉस्ट है, NRV है। तीन प्रोडक्ट्स हैं से। A की कॉस्ट है 100, B की कॉस्ट है, वो इसकी NRV है लेट से 110। B की कॉस्ट है 130, NRV है 90। C की कॉस्ट है से 150 और NRV है 150। टोटल है इनका कॉस्ट का 380, 350। अब मुझे बताएं आप कि अब मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूं, तो मुझे बताएं मैं जो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर रखूंगा, ये जो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV को जो कंपेयर करूंगा, वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस पे कंपेयर करूं या टोटल बेसिस पे कंपेयर करूं? प्रोडक्ट बेसिस। याद रखिएगा, इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आप जो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV का जो कंपैरिजन लगाएंगे, वो हमेशा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लगाएंगे, ना कि टोटल पे। सही है? आई होप आपको क्लियर है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप जो कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट और NRV का, वो आप प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इंडिविजुअल बेसिस पे करेंगे, ना कि टोटल बेसिस पे करेंगे। आई होप आपको क्लियर है। यस सर। पहले केस में लॉस कितने का है? जीरो। कोई लॉस नहीं है। दूसरे केस में कितने का है? 40 का है। तीसरे केस में कितने का है? कोई लॉस नहीं है। मैं लिख भी देता हूं इधर, इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यस, शेख साहब बिल्कुल सही बोला आपने।
सर ये इन्होंने अभी जो डिसिमिलर वाली बात की है, हाँ, तो इसमें अगर मतलब एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके ब्रांड अलग हैं और उसकी वजह से उसकी कॉस्ट वो चेंज हो रही है, तो हम फिर इसको डिफरेंट प्रोडक्ट सपोज करें या ये फिर बिल्कुल सेम डिफरेंट प्रोडक्ट हो जाए? प्रोडक्ट आप सपोज करेंगे, जहां वेरिएंट चेंज हुआ ऑब्वियसली फिर उसकी मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं ना। अच्छा, इधर एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़े। अरे सर, एक सवाल है। जी जी। सर, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसे हमारी इन्वेंट्री में सीमेंट है, सरिया है, तो हाँ, इसकी एनआरवी तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमें कॉस्ट टू कंप्लीट के बाद ही हम उसको सर्टिफाइड के लिए वो करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा IS2 में? अच्छा देखिए मैं बता देता हूँ, एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका जो IS है वो एक्चुअली IFRS 15 है, तो वहाँ डील करता है एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, तो हम वहाँ भी देखेंगे। अलबत्ता इससे मिलता जुलता एक मैं एक चीज बता दूं आपको, सही है ना। कंस्ट्रक्शन का तो आई होप आपको क्लियर है जो मैंने अभी तक बताया, कि वो IFRS 15 में इंशाल्लाह हम लोग यस। डील करेंगे विद द नेम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है, अलबत्ता इससे मिलती जुलती चीज मैं आपको बताऊं, लेट्स से आपको पता है मैं जाहिर सी बात है जब एक आइटम बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो एक है रॉ मटेरियल, सही है। ओके। अब रॉ मटेरियल जो है इसकी कॉस्ट है 100 रुपया, NRV है 90 रुपया। अब रॉ मटेरियल जब ये कन्वर्ट होगा फिनिश गुड बनेगा, फिनिश गुड की जो कॉस्ट आती है वो आती है, फिनिश गुड की जो कॉस्ट आती है वो आती है, लेट्स से टोटल जब मैं मिलाता हूं तो फिनिश गुड की कॉस्ट आती है 400, और उसकी NRV है 450, सही है ना। अब मुझे आप ये बताएं कि एक आइटम है जो किसी फिनिश गुड का रॉ मटेरियल है, अब उस रॉ मटेरियल की NRV कम है कॉस्ट से, मगर वो जिस फिनिश गुड का हिस्सा बनने वाला है उसकी NRV कॉस्ट से ज्यादा है, तो मुझे बताएं क्या मैं रॉ राइट। मटेरियल पे NRV लॉस बुक करूं या नहीं करूं। नहीं कर। सर याद रखिएगा अगर तो किसी रॉ मटेरियल की NRV कम है, मगर वो जिस आइटम का हिस्सा बनने के लिए जा रहा है उसकी NRV ज्यादा है, तो फिर आपको उस रॉ मटेरियल पे NRV लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। इस सिनेरियो में अभी मेरे ख्याल से तौसीफ भाई ने सवाल किया था, तो आप इससे भी एनालॉजी ले सकते हैं कि अगर सीमेंट और सिरिये की आपकी NRV कम हो गई है, सही है ना, मगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप अपार्टमेंट बना के बेचेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इट्स जस्ट एन एनालॉजी। इसको डिटेल में हम लोग IFRS 15 में देखेंगे, उधर एक दो थोड़ी सी जो है वो चेंजेस हैं, वो आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा व्हेन वी वुड बी देयर। तो सर मैं इधर मैं लिख भी देता हूँ इस सिनेरियो के हवाले से, इन केस तो वो तो फिर बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा ये वाली चीज जो है ना, ये बाज़ औक़ात क्योंकि एक दो लोग मेरे पास उसमें जो है इसको बड़ा रिगोरसली अप्लाई भी कर रहे थे, तो ऑडिटर भी इस बात पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो उनके ऑडिटर्स भी उनको तंग कर रहे थे कि भाई रॉ मटेरियल जो है क्या कहते हैं, सिर्फ एक मिनट हाँ।
रॉ मटेरियल जो है वो आपका जो है एनआरवी लॉसेस पे बुक होना चाहिए। तो ही वाज एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट, तो उन्होंने फिर मुझसे पैराग्राफ का रेफरेंस भी मांगा। तो मैं आप लोगों से ग्रुप पे ये कहाँ लिखा हुआ है, ये पैरा 10 या पैरा 11 है IS2 का, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को क्लियर है ये? मैं मीनवाइल आप लोगों के लिए वो पैराग्राफ जो है एग्जैक्टली वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। सर ये तो ठीक है, मगर अगर इन केस के एनआरबी जो फिनिश गुड की एनआरबी कम है, उस केस में फिर क्या होगा? क्या रॉ मटेरियल को भी एनआरबी पे करेंगे? यस, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। सर कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि आपने एडवांस बुकिंग कराई हुई होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, सीमेंट किया उसकी, किसी भी चीज़ की। अब होता है कि एकदम से फ्लक्चुएशन आ जाती है मार्केट के अंदर, कॉस्ट बढ़ जाती है और आपका जो सेलर होता है वो इस बात पे एग्री नहीं कर रहा होता। तो उस केसेस के अंदर क्या होता है, फिर भी आप उसको पुरानी वैल्यूज पे एंटिसिपेट करेंगे, या जो आप अब नई वैल्यू वो दे रहा है उसके ऊपर लेके जाएंगे उसको? IFRS 15 में हम लोग इसको देखेंगे, डोंट यू वरी साजिद भाई, इसको IFRS 15 में देखेंगे हम। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से जो है ना शायद ये ICMA के आज कुछ ये LMS में इशू आया हुआ है, तो ये 40 मिनट वाली मीटिंग होती है ना एक्चुअली, वो अ, मेरे ख्याल से लगाई हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और जो है आप लोगों से लिंक शेयर करता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो वो मेरे ख्याल से पेड है, तो वो हम लोगों का आराम से 3 घंटे, वरना हर 40 मिनट बाद जो है वो हमें रिन्यू करना पड़ेगा। सही है। रॉ मटेरियल और फ्रेश गुड्स के हवाले से एक और क्वेश्चन था। क्या बोल रहे हैं आप? सही है, जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के हवाले से अभी ये जो आप बता रहे हैं, इसमें एक केस है जो हम लोग अच्छा, के पास बहुत दिनों से। मैं अगर जी सर। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो मैं एक काम ठीक। करता हूँ, पेड जूम की आईडी से आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ, फिर हम लोग स्ट्रीक में जो है ना वो कंटिन्यू कर सकेंगे। तो फिर मैं आपका सवाल वहां जो है वो इंटरटेन करता हूँ, ठीक है? ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मैं आपको नया लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी बना के क्रिएट करके।